नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों। जरा एक बार दोहरा लेते हैं अध्याय 4 में बताए गए एम्पीयर के परिपथीय नियम को, जिसके अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का पाश समाकल यानी B.dl बराबर होगा μ0 गुना I के। दोस्तों, एम्पीयर द्वारा दिया गया ये नियम लगभग हर जगह सही था, लेकिन जब हम परिपथ के अंदर एक संधारित्र लगाते हैं तो ये नियम इस परिपथ के साथ कुछ अनिश्चितता दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानना था कि किसी भी संधारित्र के अंदर उसकी प्लेट के बीच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और हम ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी चालक पदार्थ की जरूरत होती है, जबकि संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई भी चालक उपस्थित नहीं होता। मतलब ऐसे किसी परिपथ में अगर हम बैटरी को एक चालक से ही प्रतिस्थापित कर दें तो संधारित्र अनावेशित होना शुरू करेगा, यानी कि इसकी धनात्मक प्लेट से पूरा आवेश चालक के माध्यम से ऋणात्मक प्लेट पर चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसकी किसी एक प्लेट को बंद करने वाले किसी पृष्ठ की कल्पना कुछ इस तरह करें जिसमें S1 पृष्ठ चालक के ऊपर है जबकि S2 पृष्ठ प्लेट को बंद करता है, तो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करें तो क्योंकि चालक के अंदर कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रवाहक धारा कहा जाता है, और इसी धारा की वजह से चालक के इर्द गिर्द में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा जिसका पाश समाकल धारा IC के μ0 गुना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पृष्ठ S2 की बात करें तो क्योंकि इस पृष्ठ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और इसी कारण पृष्ठ S2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल हो जाएगा 0। लेकिन दोस्तों, जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन प्लेटों के बीच एक चुंबकीय कंपास रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि कंपास की सुई विस्थापन दर्शाती है, जो इस बात को सिद्ध करता था कि प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बस यहीं से संकल्पना आई विस्थापन धारा की। मैक्सवेल ने इस अवलोकन से एम्पीयर के परिपथीय नियम को संशोधित किया और उन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्लेटों के ही बीच उपस्थित समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्लेटों के समांतर होती है जबकि विद्युत क्षेत्र के लंबवत। और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति उस क्षेत्र में विद्युत धारा की उपस्थिति को भी सिद्ध करती है, यानी कि इन प्लेटों के बीच भी एक विद्युत धारा उपस्थित होती है जिसे ID से दर्शाया जाता है और जो कही जाती है विस्थापन धारा। इसका मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र उपस्थित हो उसमें सिर्फ प्रवाहत्व धारा ही नहीं, विस्थापन धारा भी होती है, यानी कि परिपथ में कुल धारा प्रवाहत्व
और विस्थापन धारा का योग होती है। बस मैक्सवेल ने प्रवाहत्व धारा के साथ विस्थापन धारा को जोड़कर एम्पीयर के परिपथीय नियम की अनिश्चितता को दूर किया था। अब अगर हम बात करें विस्थापन धारा के मान की, तो ये धारा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बनती है, इसलिए इसका मान होगा प्रेरित धारा के बराबर, यानी कि ID बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट d फाई E बटे dt के। दोस्तों, जहां पर फाई E विद्युत फ्लक्स है और d फाई E बटे dt विद्युत फ्लक्स में समय के साथ आए बदलाव को दर्शाता है। तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम ID का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई E बटे dt। अब अगर हम पहले जैसे S1 पृष्ठ के लिए बात करें तो वहां सिर्फ प्रवाहत्व धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट IC। और अगर हम पृष्ठ S2 की बात करें तो वहां सिर्फ विस्थापन धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट ID। आइए अब बात करते हैं मैक्सवेल के समीकरण की। दोस्तों, मैक्सवेल ने अपने संशोधन से ये बात सिद्ध की कि समय के साथ परिवर्तित होता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। और यहीं से जन्म हुआ वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संकल्पना का। इसके अलावा मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व से जुड़े नियमों से कुछ समीकरण दिए, जो कहे जाते हैं मैक्सवेल समीकरण। इनमें सबसे पहला नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा सतह से घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। जबकि दूसरा नियम है चुंबकत्व में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह से प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, यानी इंटीग्रेशन B डॉट ds बराबर होता है 0। तीसरा नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके अनुसार प्रेरित EMF संख्यात्मक रूप से परिपथ में उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर है, यानी कि प्रेरित EMF E बराबर है इंटीग्रेशन E डॉट dl, जो बराबर होगा माइनस d फाई B बटे dt के, जहां पर d फाई B चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है और d फाई B बटे dt चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर है। अब अंतिम नियम कहा जाता है मैक्सवेल एम्पीयर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार एक बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल उस बंद पथ से बंधी हुई सतह से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई E बटे dt के। एक एक कर जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को। दोस्तों, इस प्रकार की तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के तथा इनके गमन की दिशा के लंबवत होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख भी सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो यहाँ नीले रंग की तरंग से दर्शाया गया है वो y एक्स के समकक्ष है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के समकक्ष है और ये दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और साथ ही साथ इनकी गमन की दिशा यानी x अक्ष के भी लंबवत हैं। इसके अतिरिक्त ये तरंगे निर्वात एवं किसी माध्यम से भी गमन कर सकते हैं। निर्वात में इनकी चाल को
c से दर्शाया जाता है, जिसका मान होता है 1/√μ0ε0 और जो बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के। जबकि यदि ये किसी माध्यम से गमन करते हैं तो इनकी चाल को v से दर्शाया जाता है और इसका मान होता है 1/√με। इसके अतिरिक्त इन तरंगों में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात अचर होता है, जो तरंग के वेग के बराबर होता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र का मान हम E0 और चुंबकीय क्षेत्र का मान B0 लें, तो इनका अनुपात यानी कि E0/B0 हमेशा तरंग के वेग यानी C0 के बराबर ही आएगा। इसके साथ साथ ये तरंग ऊर्जा की वाहक हैं और इसकी ऊर्जा चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों के बीच समान रूप से विभाजित रहती है और ये तरंगे संवेग की भी वाहक है और इसी कारण से ये किसी सतह पर दाब उत्पन्न करती हैं और इस दाब को विकिरण दाब कहा जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की। आइए अब जानते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इन्हीं तरंगों को यदि इनके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में लगाया जाए तो कुछ तरंग एक जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं, जिसके आधार पर इनका भिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है और ये वर्गीकरण कहलाता है स्पेक्ट्रम। आइए अब देखते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में बनने वाली भिन्न भिन्न श्रेणियां कौन सी हैं और ये किस क्रम में होती हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन श्रेणियों का वर्गीकरण किन दो आधारों पर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आवृत्ति, जिसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में एक तरंग कितने दोलन करती है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दोलन का समय कम करते हैं तो 1 सेकंड में इस तरंग के दोलन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इस तरंग की आवृत्ति बढ़ती जाती है। इसके बाद वर्गीकरण का दूसरा आधार है तरंग दैर्ध्य, जो किन्हीं दो दोलन के बीच की दूरी को दर्शाता है और इसे लैम्डा से दर्शाया जाता है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि दो दोलन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, 1 सेकंड में वो तरंग उतनी ही कम बार दोलन कर पाएगी। यानी कि यदि तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो तरंग की आवृत्ति घट जाती है। आइए अब इन्हीं दो आधारों पर समझते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्गीकरण, यानी वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तथा इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। स्पेक्ट्रम के ये विभिन्न भाग आवृत्ति के अनुरूप बाईं से दाईं ओर बढ़ते क्रम में दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रेडियो तरंगें, जिनकी आवृत्ति सबसे कम है। इसके बाद आती है सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, फिर आती हैं अवृत्त तरंगें। इसके बाद आता है दृश्य प्रकाश, जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसके बाद आते हैं पराबैंगनी तरंगें, फिर एक्स किरण और अंत में गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार यदि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के अनुसार देखा जाए तो वो इसके विपरीत होगा, यानी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें होंगी गामा किरण, फिर आएंगी एक्स किरण
इसके बाद आती हैं पराबैंगनी की तरंगें, जिसके बाद है दृश्य प्रकाश, फिर आती हैं अवरक्त तरंग, इसके बाद है सूक्ष्म या माइक्रो तरंग और अंत में सबसे अधिक तरंग धैर्य वाली रेडियो तरंगें। सभी तरंगों का ये वर्गीकरण ही कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो तरंगों की। दोस्तों, इन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम यानी 3 गुणा 10 की घात 3 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक 10 की घात ऋणात्मक 3 से 10 की घात 5 मीटर तक होती है। इस प्रकार की तरंगों को विद्युत परिपथ बनाकर उत्सर्जित किया जा सकता है, लेकिन ये विद्युत परिपथ कुछ खास तरीके के विद्युत परिपथ होते हैं। इसके अलावा इन तरंगों का प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, जिस कारण ये दूर तक गमन कर सकती हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन इन्हीं तरंगों के माध्यम से बिना तार के हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाते हैं। आवृत्ति के बढ़ते क्रम के अनुसार रेडियो तरंग के बाद आती हैं सूक्ष्म या माइक्रो तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 8 से 3 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात ऋणात्मक 3 से 1 मीटर तक होती है। दोस्तों, इन तरंगों को भी विद्युत परिपथ की सहायता से उत्सर्जित किया जा सकता है। इसके अलावा इन तरंगों में भी किसी भी चीज में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, जिसके कारण इनका उपयोग सुदूर संवेदन के अलावा खाना पकाने में भी किया जा सकता है। आप सभी ने माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो सुना ही होगा। वह इन्हीं तरंगों को उत्सर्जित कर खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंगों के बाद आती हैं अवरक्त तरंगें, जिनकी आवृत्ति 3 गुणा 10 की घात 11 से 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 3 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 3 मीटर तक होती है। दोस्तों, अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगें जल के अणु द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और ऐसा करने पर उनकी तापीय गति बढ़ जाती है। इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी का ताप मानव जीवन के लायक बना है। इसके अतिरिक्त घरेलू इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों जैसे कि टीवी आदि के रिमोट में लगा बल्ब भी अवरक्त तरंगें ही उत्सर्जित करता है। स्पेक्ट्रम में अवरक्त तरंगों के बाद आती हैं दृश्य प्रकाश, जिसकी आवृत्ति 4 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है और तरंग दैर्घ्य 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 से 8 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर तक होती है। दोस्तों, ये प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों में विभाजित होता है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं। सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश इन सभी रंगों से मिलकर बना होता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर बारिश के बाद बनने वाला इंद्रधनुष इसी दृश्य प्रकाश का बारिश की बूंदों से विक्षेपण के कारण होता है। दोस्तों, इसी दृश्य प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और उस वस्तु का केवल वही रंग हमें दिखाई पड़ता है जो वो वस्तु परावर्तित करती है। दृश्य प्रकाश के बाद आती हैं पराबैंगनी तरंगें, जिनकी आवृत्ति 8 गुणा 10 की घात 14 से 8 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर होती है। ये तरंगें प्राय इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से प्राप्त होती हैं। ये तरंगें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत इन्हें अवशोषित कर लेती है। इसके अतिरिक्त ये किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता है तो वेल्डिंग करते समय ये किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिनसे बचने के लिए
वह काले चश्मे या धातु से बने मुखौटे या मास्क का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त आंखों की शल्य चिकित्सा हेतु इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती हैं एक्स किरणें, जिनकी आवृत्ति 10⁻16 से 3×10⁻19 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 10⁻11 से 3×10⁻8 मीटर तक होती है। दोस्तों, एक्स किरणों का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग बहुत अधिक होता है और इनका नियंत्रित उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर के यहाँ एक्सरे की सुविधा के बारे में तो सुना ही होगा। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों की तस्वीर लेने हेतु किया जाता है, जिससे हड्डी में लगी चोट के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग और उद्योगों में भी एक्स-रे का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और अंत में आती हैं गामा किरणें, जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक 3×10⁻19 से 5×10⁻20 हर्ट्ज और तरंगदैर्घ्य सबसे कम 6×10⁻13 से 10⁻11 मीटर तक होती है। दोस्तों, गामा किरणें परमाणुीय नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित की जाती हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न आकाश गंगाओं में से गामा किरणें ही उत्सर्जित होती हैं। इनके अतिरिक्त चिकित्सा में इनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का ये वीडियो और इसी के साथ समाप्त होता है यह अध्याय भी।